तो जैसा कि हमने पूरा का पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से कवर कर लिया था, एनिमेशन के साथ हमने सारे चैप्टर्स को कवर किए हैं, तो उसी तरह अब हम प्लांट फिजियोलॉजी को भी कवर करेंगे। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं सेल बायोलॉजी, जिसके अंदर हम डील करेंगे कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल ऑर्गेनल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, क्या फंक्शन करते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, कौन सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, क्यों होता है क्यों नहीं होता है, ये सब कुछ हम डील करेंगे आज के चैप्टर में। तो आज हेडिंग डाल लो, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अगर हम बात करें कि ये जो चैप्टर है वो सेल बायोलॉजी के अंदर आता है, तो सेल बायोलॉजी का डेफिनेशन क्या लिखेंगे? सेल बायोलॉजी को हम कहते हैं, सेल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड द कॉन्सेप्ट दैट द सेल इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ। वही कुछ है जैसा कि मैंने कहा है कि सेल बायोलॉजी जो होता है वो डील करता है हमारे सेल के स्ट्रक्चर के साथ और सेल का फंक्शन के साथ। तो हम इस चैप्टर में बेसिकली देखने वाले हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। और बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि हम सेल बायोलॉजी पढ़ तो लेते हैं पर उसके स्ट्रक्चर में कन्फ्यूज़न रह जाती है। पर आज के लेक्चर के बाद ज़रा भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। हालांकि हमने पहले भी इस चैप्टर को बताया है, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो नहीं देख पाए होंगे, तो ये लेक्चर खास करके देख ही लेना, क्योंकि नीट के रिगार्डिंग भी है और हमारे बोर्ड्स के रिगार्डिंग भी। ओके, तो लेट्स अबाउट द चैप्टर। अगर हम बात करें सेल के स्ट्रक्चर की, तो कोई यार सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखता है। अब ये सेल का स्ट्रक्चर देख के तो कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, सर कैसे याद करेंगे, बहुत पेचीदा है, डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो यार इतना गंदा डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक रफ डायग्राम भी बना सकते हो, जैसा कि इस डायग्राम को देखो। प्लांट सेल का ये डायग्राम है। सबसे बाहर में प्रेजेंट होता है सेल वॉल। सेल वॉल समझ में आ रहा है? वॉल का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो ये सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके रखता है दूसरे चीज़ों से। अगर हम बात करें तो सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन, जिसको बायो मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहीं कहीं एनसीईआरटी ने लिखा है, और तो और बायो मेम्ब्रेन भी लिखा होगा। तो कंफ्यूज मत होना, वो तीनों चीज़ इसी का नाम है। ओके, एक के तीन नाम है, सोच लो। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये इसको सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका काम होता है कि कोई जो उसको चाहिए वो उसको लेगा, अदरवाइज़ उसको वो बाहर भेज देगा। मतलब इसके पास सिलेक्शन करने की क्षमता होती है। ये चाहता है कि हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा चीज़ ही मेरे पास आए, ख़राब चीज़ ना आए। तो अच्छा चीज़ क्या होता है? अच्छा चीज़ इसके लिए सेलेक्टिव सॉल्यूट्स होते हैं। देखो, सॉल्यूट्स बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बात बता दिया। सॉल्यूट जो है ना, ये सिर्फ सॉल्यूट को ही अंदर आने देता है, सॉल्वेंट को अंदर नहीं आने देता। अब क्वेश्चन आता होगा दिमाग में कि सर ये अगर सॉल्वेंट को अंदर नहीं आने देगा तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो अंदर कैसे आएंगे? बिल्कुल सही सोच रहे हो, पर अभी हम इसको क्लियर नहीं करेंगे। अभी अगर मैं क्लियर करना भी चाहूँ तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अभी आपको पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कहानी नहीं बताई है। और इसको क्लियर करने के लिए मेरे को पहले पूरी कहानी, पूरी स्टोरी आपको बतानी पड़ेगी, जो कि मैंने अभी नहीं बताई है। अभी बस हम नाम याद कर रहे हैं और एक के अंदर सीक्वेंस को समझते चल रहे हैं। तो सबसे पहला सीक्वेंस देखा सेल वॉल, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म, और इस साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है तरह तरह के सेल ऑर्गेनल्स। अब सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं वो देखो। जैसे कि हो गया गोल्गी बॉडी, इसका काम होता है मटेरियल का पैकेजिंग करना, पैकेजिंग करेगा और ये आगे बढ़ाएगा। किसका पैकेजिंग करेगा वो हम देखेंगे, बस थोड़ा सब्र करो। अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो इसको एनर्जी हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसका काम होता है एनर्जी प्रोवाइड करना। किसको प्रोवाइड करेगा? सेल को। क्यों प्रोवाइड करेगा? ताकि ये डिवीजन कर सके। सेल का डिवीजन होगा तभी तो उसकी ग्रोथ होगी। इसको लिंक्ड करते चलेंगे अपन, क्योंकि इसके बाद हम सेल डिवीजन को देखेंगे और उसके बाद फोटोसिंथेसिस, फिर रेस्पिरेशन, और फिर देखेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर होगा हमारा लिंक्ड होगा। तो एक भी चैप्टर को स्किप मत करना, क्योंकि यार प्रॉब्लम हो सकती है नीट के रिगार्डिंग, तो आपको हो भी सकती है, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आता है कोई नहीं जानता। खैर आगे आते हैं। अगर हम बात करें तो ये इसके अलावा प्रेजेंट होता है यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है पता है? क्लोरोप्लास्ट हालांकि आपको पता होगा, क्योंकि आपने 9th-10th में बायोलॉजी पढ़ा होगा, तो वहाँ आपने फोटोसिंथेसिस ज़रूर देखा है। देखा ही होगा यार आपने, हाँ। तो वो फोटोसिंथेसिस में हमने देखा है कि एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, सनलाइट बाय क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। मतलब सनलाइट होता है तो सनलाइट के थ्रू प्लांट जो होता है एक ग्रीन कलर का पिगमेंट फॉर्म करता है, जिसको अपन कहते हैं क्लोरोफिल। और वो क्लोरोफिल जो होता है लीफ में प्रेजेंट होता है, और उसी को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। मतलब ग्रीनिश पार्ट ऑफ द लीफ, उसको ही कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। राइट, बिल्कुल सही है। तो ये सारी की सारी कहानी हमने यहाँ सीख लिया। तो एक के बाद एक सीक्वेंस अब आ जाते हैं। सबसे पहले देखा हमने सेल वॉल, फिर मेम्ब्रेन, उसके बाद हमने देखा साइटोप्लाज्म, उसके अंदर देखा हमने इतने सारे सेल ऑर्गेनल्स। एक चीज़ बाकी रह गया, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
देखो यार, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब मैं अभी तोड़ के बताता हूँ इसे। इंडो का मतलब होता है अंदर, प्लाज्मिक का मतलब प्लाज्मा, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। तो समझ सकते हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म, उसी को हम लोग कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बायोलॉजी जो होता है ना, इसको अगर वर्ड को तोड़ना सीख लिया तो बायोलॉजी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो कोशिश करो कि वर्ड को थोड़ा थोड़ा तोड़ना सीखो। अगर नहीं सीखे हो तो यार आप हमारा लेक्चर पहली बार देख रहे हो, क्योंकि मैं हमेशा आपको सिखाता रहता हूँ कि वर्ड को तोड़ना कैसे है और इसमें ट्रिक कैसे लगाना है, वो भी मैं बताते आया हूँ। अगर नहीं देखे हो तो यार पहले के लेक्चर्स देख सकते हो, जैसे कि हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी में बताया है। ओके। और एक चीज़ यहाँ पर वैक्यूल प्रेजेंट होता है, देख सकते हो सेल का सबसे बड़ा पार्ट है, 90% पार्ट को वो कवर करके रखता है, उसी को हमने कहा है वैक्यूल। इसके अंदर फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो अब हम बोल सकते हैं कि हमने प्लांट सेल का स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया। और जैसा कि हम सबको पता है, सेल जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल किस में होता है, यूकैरियोट्स में होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल किस में होता है, प्रोकैरियोट्स में होते हैं। अब मैं जो जो बताऊंगा ना आपको याद करते चलना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन नीट 2021, 19 और 23 में भी आया गया था। ओके, सबसे पहला है स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल होता है माइकोप्लाज्मा में। ओके, इसका सेल की बात करें तो 0.3 माइक्रोमीटर का होता है। सोच सकते हो कितना छोटा होता है, राइट। अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया का जो सेल होता है उसका साइज होता है 3 to 5 माइक्रोमीटर। अगर हम बात करें आरबीसी की तो वो 7 माइक्रोमीटर का होता है। उसी तरह लार्जेस्ट सेल की बात करें तो वो ऑस्ट्रिच एग है। लार्जेस्ट सेल कहा गया है ऑस्ट्रिच के एग को। ओके, अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट सेल तो इसको कहते हैं नर्व सेल। यार आपने न्यूरॉन वाला चैप्टर नहीं देखा है ना, देख लेना। हालांकि वो क्लास 10 के रिगार्डिंग मैंने बनाया था, पर हाँ ऐसा नहीं है कि आप देख नहीं सकते, एक बार देख लो, क्योंकि उसमें उसके अंदर मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है कि न्यूरॉन क्या होते हैं, नर्वस सिस्टम क्या होते हैं, किस तरह से मैसेज पहुँचता है, वगैरह वगैरह। ओके, हाँ हालांकि ये आपके 12th में भी है, पर अभी मैंने उसके लेक्चर नहीं बनाए हैं, पर आप देख सकते हो। ओके, ठीक है। प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है और यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो बोल सकते हो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब सर आपने न्यूक्लियर के बारे में तो बताया नहीं हमें अभी तक। देखो, सबसे अनसेल के सबसे बीचों बीच बोलो या फिर इनसाइड बोलो, प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। ओके, और उस न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होता है एक मेम्ब्रेन जो उस न्यूक्लियस को कवर करके रखता है। उस मेम्ब्रेन को कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में ही प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होता। अगर हम बात करें न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है सर, तो हमारे जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। अगर आपको नहीं पता कैसे होते हैं तो आपने जेनेटिक्स वाला लेक्चर नहीं देखा है, उसमें मैंने डिटेल में बताया है और हमने रिप्रोडक्शन को भी इसके साथ कनेक्ट किया था कि किस तरह से हमारे गैमेट्स जो हैं रिप्रोड्यूस करते हैं और किस तरह से हम फॉर्म होते हैं। नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना, पूरा का पूरा एनिमेशन के साथ है लेक्चर। खैर आगे आते हैं। अगर हम बात करें प्रोकैरियोट सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमें देखने को मिलेंगे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको अपन साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, और माइकोप्लाज्मा आएगा और साथ ही साथ पीपीएल होगा। यही सब के बारे में आपके एनसीईआरटी ने लिखा है प्रोकैरियोट्स के बारे में। और इससे मैं बता दूं सबसे इम्पोर्टेंट है आपका माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सबसे छोटा सेल यही होता है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, 0.3 माइक्रोमीटर का होता है। यार इसको हल्के में मत लेना, क्वेश्चंस आते हैं इससे। अब हम बात करते हैं सेल इन्वेलप की। देखो, सेल इन्वेलप का मतलब क्या होता है, सेल को कवर करने का। मतलब कि अगर आप कभी पार्टी फंक्शन में जाते हो तो इन्वेलप लेके जाते हो ना, और उस इन्वेलप के अंदर क्या रखते हो, पैसे रख के देते हो या फिर जो भी आप रखना चाहो तो रख के देते हो, राइट। तो वो पैसे को एक तरह से क्या करता है, इन्वेलप कवर करके रखता है, ढक के रखता है। तो उसी तरह सेल को भी एक ढक के रखता होगा, उसी इन्वेलप को कहते हैं सेल इन्वेलप। इसके 3 लेयर होते हैं। आउटर लेयर में प्रेजेंट होता है ग्लाइकोकैलिक्स, मिडिल लेयर में प्रेजेंट होता है सेल वॉल और इनर लेयर प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बोलोगे सर अभी तो आपने कहा कि सबसे पहले सेल वॉल आता है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि आउटर लेयर में ग्लाइकोकैलिक्स होता है? क्योंकि ये जो सेल है ना, ये यूकैरियोटिक सेल नहीं है, ये हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। जी हाँ, हम प्लांट कैसा होता है, यूकैरियोट्स होता है, तो उसके अंदर तो वो वाला चलेगा जो हमने अभी पढ़ा, सबसे पहले सेल वॉल फिर सेल मेम्ब्रेन। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखा जाए तो सबसे पहले जो आउटर लेयर होता है वो ग्लाइकोकैलिक्स से कवर्ड होता है। क्लियर है? बिल्कुल। अब बात करते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है ये 2 तरह से कवर्ड होता है, एक होता है लूजली थिक से, एक होता है थिक एंड टफ से। अगर वो लूजली थिक से कवर्ड होगा तो उस लेयर को हम कहेंगे स्लिम लेयर,
मतलब समझो तो यार पतला सा है, वो स्लिम ट्रिम है ना। अगर हम बात करें जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो थिक एंड टफ है, मतलब हार्ड है, तो वो हो जाएगा कैप्सुलेटेड। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं होना चाहिए यार, अगर होगा भी तो कमेंट कर सकते हो, मैं आपको मैसेज करके रिप्लाई दे दूंगा। अगर हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो प्रोकैरियोट्स में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर होता है हमारे यूकैरियोटिक सेल के जैसा। प्रोकैरियोट्स के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं ना, वो एक्सटिंक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो जब वो अपने आप को एक्सटेंड करेंगे ना, तो उससे सरफेस एरिया बढ़ जाती है। सरफेस एरिया बढ़ने से मेसोसोम्स का फॉर्मेशन होता है, जो वेसिकल्स के भी फॉर्म में हो सकते हैं, ट्यूबुल्स के भी फॉर्म में हो सकते हैं, और लेमेला के फॉर्म में भी हो सकते हैं। अगर हम बात करें, मेसोसोम्स का काम होता है सेल वॉल का फॉर्मेशन करवाना, डीएनए का रेप्लिकेशन करवाना और आरएनए का रेप्लिकेशन करवाना। एक होता है क्रोमेटोफोर, जो प्रेजेंट होता है साइनोबैक्टीरिया में, और ये जो होते हैं ये अदर मेम्ब्रेनस एक्टिविटी को एक्सटिंक्ट करने का काम करते हैं। मतलब और भी डिफरेंट डिफरेंट मेम्ब्रेन होंगे ना, उसको एक्सटिंक्शन ये क्रोमेटोफोर प्रोवाइड करवाता है। तो अगर हम बात करें कुछ छोटे नोट्स की जिससे क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने यहाँ लिखा है, जैसे कि पहला लिखा है कि बैक्टीरिया टेक अप ग्राम स्ट्रेन इज कॉल्ड पॉजिटिव ग्राम स्ट्रेन। मतलब नहीं समझ में आया होगा। देखो, अगर किसी बैक्टीरिया के पास ग्राम स्ट्रेन प्रेजेंट होता है तो उसको हम कहेंगे ग्राम पॉजिटिव। अगर किसी बैक्टीरिया के पास ग्राम स्ट्रेन प्रेजेंट नहीं होगा तो उसको हम डिनोट करते हैं ग्राम नेगेटिव। ये क्या है, क्यों है, मुझे भी नहीं पता, बस आपके एनसीईआरटी ने लिखा है तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक है जेनेटिक मटेरियल। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में ही चल रहे हैं। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल हम देख रहे हैं, किसका देख रहे हैं? प्रोकैरियोटिक सेल का ही देख रहे हैं। ओके, तो अगर हम बात करें तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो कैसे होते हैं? नेकेड होते हैं। और हमें पता है जेनेटिक मटेरियल कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, बिल्कुल। अगर हम बात करें कि ह्यूमन में जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं उसका नाम क्या है, तो आप बोलोगे सर डीएनए है। बिल्कुल सही है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ डीएनए से काम नहीं चलता है, उसके साथ साथ प्लाज्मिड भी होना चाहिए। प्लाज्मिड जो होता है वो स्मॉल होता है, सर्कुलर होता है, नेकेड होता है और रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स भी होता है। यार ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन नीट 2019 में आया था, तो इसको स्किप करने की भूल तो बिल्कुल भी मत करना। अब बात करते हैं राइबोसोम्स की। राइबोसोम जो होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएशन रखता है। इसका मेन काम होता है प्रोटीन को सिंथेसिस करने का। ये 70S के साथ प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट में। और अगर हम बात करें, ये टूटता है 50S + 30S में। एस का मतलब होता है सेडबर्ग यूनिट। सेडबर्ग यूनिट बोलो या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोलो, बात एक ही है। इसका मतलब होता है डेंसिटी, अदरवाइज साइज। तो ये सब कुछ हम जो पढ़ रहे हैं, ये हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं? बार बार मैं बता रहा हूँ, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने यूकैरियोटिक सेल को नहीं देखा है, अभी देखेंगे थोड़ी देर में। पहले प्रोकैरियोटिक सेल को तो कंप्लीट कर लें, है ना? बिल्कुल। अब हम बात करते हैं पोलीजोम्स की। यार पोलीजोम का मतलब समझ रहे हो? वर्ड को तोड़ो। पोली का मतलब होता है एक से अधिक, जोम से एक वर्ड आता होगा राइबोसोम। राइबोसोम तो एक से अधिक राइबोसोम होने चाहिए, राइट? बिल्कुल। तो एक हो गया राइबोसोम प्लस mRNA। अब बोलोगे सर mRNA तो राइबोसोम नहीं हुआ, मैसेंजर आरएनए हुआ। बिल्कुल हुआ। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होता है पता है? राइबोलोज न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ तो राइबोलोज ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये वो राइबोलोज क्या है? राइबोसोम ही तो है, बिल्कुल। तो एक से अधिक राइबोसोम हुआ ना? हाँ। तो राइबोसोम और mRNA जब मिलता है, कंबाइन करता है, तो पोलीसोम्स का फॉर्मेशन होता है। इससे भी नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ तक हम बात करें कि जो भी डिफ़िकल्ट पार्ट था ना प्रोकैरियोट्स में, मैंने मज़े मज़े में ही बता दिया है आपको। एक और छोटा सा टॉपिक है इसके अंदर, वो है सरफेस स्ट्रक्चर। सरफेस स्ट्रक्चर की बात करें तो इससे भी नाम समझ आता होगा। सरफेस का मतलब क्या होता है? नीचे। तो नीचे का स्ट्रक्चर को हम देखने वाले हैं। हमारे नीचे क्या है? पैर है, इसके थ्रू आप क्या करते हो? चलते हो। तो उसी तरह हम जो स्ट्रक्चर देखेंगे वो उसको मूवमेंट प्रोवाइड करेगा या तो अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा। अब कौन कौन सा स्ट्रक्चर है वो देखते हैं। पहला है फ्लैजिलिया, दूसरा है पिलाई, तीसरा फिमराई। फ्लैजिलिया जो होता है ये सेल को मूवमेंट प्रोवाइड करता है, जो बना होता है फिलामेंट से, हुक से और बेसल बॉडी से। अगर हम बात करें पिलाई की, तो पिलाई जो होता है ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, जो बना होता है पीलिंग प्रोटीन से। अगर हम बात करें फिमराई की, तो ये इसका काम भी अटैचमेंट प्रोवाइड करना होता है, जो बना होता है ब्रिस्टल लाइक फाइबर से। तो देखो यार, ये भी टॉपिक हमारा क्लियर हो गया होगा कि सरफेस स्ट्रक्चर में ये तीनों का फंक्शन क्या क्या है। एक होता है स्टोरेज ऑफ रिजर्व और वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। इसका मतलब समझ में आ रहा है? नहीं, बताता हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल की बात करो तो उसमें जो भी
वेस्ट मटेरियल होता है, रिजर्व मटेरियल होता है, वो एक इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में स्टोर की जाती है। एक होता है गैस वैक्यूल जो प्रेजेंट होता है ब्लू ग्रीन पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। एक्चुअली मैं ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया बोलने वाला था, मिस्टेक हो जाता है यार। तो यहाँ तक जो भी कहानी हमने देखा है ना, वो है प्रोकैरियोट्स की कहानी। अब यूकैरियोट्स की कहानी भी देखेंगे, देखना है बिल्कुल, तो देखेंगे उसके सेल का स्ट्रक्चर को देखने वाले हैं, सेल ऑर्गेनल्स को देखेंगे, क्या फंक्शन है वो देखेंगे। इसका मैंने फ्लो पहले बताया हुआ था, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ। इस सबसे पहले आता है सेल वॉल जो कि हार्ड एंड रिजिड होता है। उसके अंदर आता है सेल मेम्ब्रेन जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं या बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसका काम होता है सेंस करना, सेलेक्ट करना, जो भी अच्छा होगा उसको लेगा, खराब चीज़ को नहीं लेने वाला। उसके अंदर प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म, और उस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत कुछ प्रेजेंट होता है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ईआर हो गया जिसको हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, गोल्गी अपैरेटस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया जिसको हम एनर्जी हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये सब कुछ देखा था। उसके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस जिसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये फ्लो आपको अब याद हो गया होगा। तो चलो यार, एनिमेशन तो बहुत देख लिया, अब हम नोट्स की बात करते हैं, क्योंकि ये जो लेक्चर है ना यार बहुत बड़ा था, तो मैंने शॉर्ट में करने के लिए इसको थोड़ा सा हैंड रिटन नोट्स भी कहीं कहीं डाला है, जिससे आपको एक्सप्लेनेशन करने में भी मुझे ईजी होगा और आपको समझने में भी ईजी होगा। तो टॉपिक डालो सेल वॉल। सेल वॉल हमें पता है हार्ड एंड रिजिड होता है, ये डेड होते हैं। जी हाँ, सेल वॉल जो होता है ये डेड होता है, इसीलिए तो ये सेंस नहीं कर पाता कि इसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, जो भी होता है ये आने देता है, राइट। सेंस कौन करता है? अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद बात करते हैं, तो ये परमेएबल भी होता है। परमेएबल इसलिए होता है क्योंकि ये वाटर को भी अंदर आने दे देता है। यहाँ एक चीज़ याद रखना, वाटर कैसा होता है? सॉल्वेंट होता है। और हमने पहले लेक्चर में देखा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सिर्फ सेलेक्टिव सॉल्यूट को ही अंदर आने देता है, सॉल्वेंट को अंदर नहीं आने देता। तो जी हाँ, आज हम देखेंगे कि किस तरह से ये सॉल्वेंट होकर के भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर घुसता है। ओके, बिल्कुल। अगर हम बात करें तो ये प्रेजेंट किस में होता है? प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, फंगी में प्रेजेंट होता है, कुछ एल्गीज में भी प्रेजेंट होती है, और कुछ बैक्टीरियाज में भी प्रेजेंट होता है। और आपको पता है एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होता। जी हाँ, हम में सेल वॉल नहीं होता है। ओके, तो क्या होता है? सर स्किन है ना भाई हमारे बाहर, तो क्या चीज़ का टेंशन है उसे? बिल्कुल। देखो यार, अब ये हमारा लेक्चर जो है पूरा प्लांट के बेसिस पे चल रहा है, तो हम सेल वॉल भी तो प्लांट का ही दिखेंगे। बिल्कुल। तो जो प्लांट का सेल वॉल होता है उसके अंदर मेनली सेलुलोज प्रेजेंट होता है जो कुछ एंजाइम को सिंथेसिस करता है। दूसरा हेमी सेलुलर भी प्रेजेंट होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। पैक्टिन भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो होता है इसको सिंथेसिस कौन करता है? राइबोसोम करता है। जी हाँ, हमने पहले लेक्चर में देखा है, राइट। बिल्कुल। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, इसको आप नोट में लिख लेना। जो हेमी सेलुलर होता है और पैक्टिन होता है, ये दोनों मिल करके डिक्टियोसोम का फॉर्मेशन करते हैं, और यही डिक्टियोसोम जो होता है आगे जाकर के गोल्गी बॉडी को हेल्प करता है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल में। मतलब कि गोल्गी बॉडी का जो फंक्शन होता है वो कहीं ना कहीं कोरिलेट कर रहा है इस हेमी सेलुलर और पैक्टिन से, राइट। ये आगे हेल्प करता है डिक्टियोसोम बनाने में, और डिक्टियोसोम हेल्प करता है गोल्गी बॉडीज को फंक्शन को अकर करने में, राइट। बिल्कुल सही है। ऐसा सीक्वेंस आप बनाते चलो, मज़ा आएगा। अगर हम बात करें एल्गी की, तो एल्गी के अंदर जो सेल वॉल होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है सेलुलोज, गैलेक्टेन, मैनन, CaCO3। देखो यार, ज़्यादातर देखना तो इसमें लास्ट में अन आ रहा है, जैसे गैलेक्टेन, मैनन है ना, लास्ट में अन आता है। तो ये जो अन जो होता है ना, ये पॉलीमर है समझो, तो इसका गैलेक्टेज का पॉलीमर है। अब हेडिंग डालो टाइप ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल जो होता है मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, पर आपके एनसीईआरटी ने सिर्फ 2 लिखा है, तो मैं भी सिर्फ 2 ही बताने वाला हूँ, क्यों ज़्यादा बर्डन लेना, है ना। तो सबसे पहला सेल वॉल होता है प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी का मतलब ही समझ में आता होगा, ये अभी स्टार्टिंग फेज है, राइट। तो ये जो प्राइमरी सेल होता है ये प्रेजेंट होता है मेरिस्टेमेटिक सेल में। और आपको याद होगा मेरिस्टेमेटिक सेल का काम होता है सेल को डिवीज़न करना, और डिवीज़न करने के बाद उसको मैच्योरेशन प्रोवाइड करना। मैच्योरेशन प्रोवाइड करेगा तभी तो ये लास्ट में जा कर के एक मैच्योर सेल बनेगा। बिल्कुल, यहाँ तक आपको पता है। मतलब नेक्स्ट आता है सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल को अपन मैच्योर सेल भी कहते हैं, या फिर बोलो परमानेंट सेल। ओके, तो यहाँ नाम सही समझ में आ रहा हो कि अब मैच्योर सेल हो चुका है, मतलब उसके बाद ये कोई भी डिवीज़न नहीं करेगा, इसके बाद कोई भी मैच्योरेशन उसको नहीं मिलने वाला, इसके बाद ये सिर्फ और सिर्फ मर सकता है। ओके, क्लियर है। तो मैंने इसको एक डायग्राम से समझाया है, इस डायग्राम से देखो बहुत मज़ा आएगा।
हाँ यार रफ डायग्राम है पर आपको समझ में आ जाएगा। मैंने देखो यहाँ सबसे पहले सेल वॉल बनाया है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन लिखा है। यहाँ पर सिर्फ एक ही सेल वॉल है तो ये हो गया प्राइमरी सेल वॉल। जैसे इसको मैचुरेशन मिलेगा, मैचुरेशन करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, सेकेंडरी सेल में। सेल वही था लेकिन मैचुरेशन होने के बाद वो सेकेंडरी सेल में कन्वर्ट हो जाएगा और वहाँ पर 3 वॉल आ जाएंगे जिसको हमने S1, S2 और S3 से डिनोट किया है। S3 जो होता है वो न्यूएस्ट सेल वॉल होता है, S2 उससे पहले का सेल वॉल और S1 सबसे पहले का सेल वॉल। तो यहाँ पर आप क्या क्या दिख रहा है बता सकते हो? यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि यार पहले वो थिन था, अब वो ठीक हो चुका है, राइट, थोड़ा मोटा हो गया है। अगर हम बात करें तो प्राइमरी सेल वॉल जो था वो पहले सिंगल लेयर का था लेकिन मैचुरेशन होने के बाद वो मल्टी लेयर का हो चुका है, मतलब S1, S2 और S3 आ चुके हैं। तो राइट यार, मैंने भी वही चीज़ आपको टेबल के फॉर्म में भी लिखा है ताकि आपको ज़रा भी डाउट ना रहे। ओके, मैंने यहाँ टेबल के फॉर्म में सारा कुछ लिख दिया है। जैसे कि प्राइमरी सेल वॉल जो होता है ये प्रेजेंट कहाँ होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल में होता है। इसका काम होता है डिवीज़न कराना, मैचुरेशन प्रोवाइड करना। और सेकेंडरी सेल वॉल की बात करें तो ये परमानेंट सेल हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, इसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ टूट सकता है। टॉपिक्स क्लियर होते जा रहे हैं ना? अरे यार क्रिस्टल क्लियर होंगे, बस भरोसा रखो मेरे पे। ओके, देखो मिडिल लेमेला भी बहुत इजी ट्रिक के साथ हम क्लियर करेंगे। देखो कैसे, हमें ये तो पता है प्लांट में बहुत सारे सेल प्रेजेंट होंगे। बिल्कुल सर, बहुत सारे होंगे। तो वो सेल जो होंगे वो आपस में कनेक्ट भी तो होंगे। हाँ सर बिल्कुल होंगे। वो कनेक्ट होते हैं एक ट्यूब से जिसको कहते हैं डेस्मोटिब्यूल्स। क्या कहते हैं? डेस्मोटिब्यूल्स कहते हैं। उस ट्यूब्यूल के थ्रू 2 सेल्स के जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, राइट। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? कोई भी डाउट नहीं हो रहा होगा। तो ये जो कनेक्शन होता है तो दोनों के बीच कुछ गैप रहती है, दोनों सेल वॉल के बीच कुछ थोड़ी मोड़ी गैप प्रेजेंट होती है। उस गैप में प्रेजेंट होता है पोर्स। क्या प्रेजेंट होता है? पोर्स। और उस गैप की कमी को पूरी करने के लिए आता है हमारा मिडिल लेमेला। हमारा नहीं, प्लांट का लेमेला, इसको कहा जाता है मिडिल लेमेला। ये मिडिल लेमेला जो है ना, प्लांट सीमेंट का काम करता है, दोनों सेल वॉल को जोड़ने का काम करता है। जी हाँ यार, आपको याद होगा कभी आपने घर में कभी देखा होगा कि किस तरह ईंट के ऊपर ईंट रखा जाता है और उस दोनों ईंट को चिपकाने के लिए सीमेंट दिया जाता है ना, ताकि वो क्या कर सके, वो हिलेगा नहीं, है ना। तो उसी तरह ये जो मिडिल लैमेला होते हैं प्लांट सीमेंट का काम करते हैं, दोनों सेल वाल को आपस में जोड़े रखने का काम करते हैं ताकि ये जॉइंट हो जाएंगे तो ये हिल डुल नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर मिडिल लैमेला क्या है वो भी मैंने बता दिया, मज़े में तो हमने कंप्लीट भी कर लिया। तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, राइट। तो हम बोल सकते हैं अब हमारा जो सेल वॉल का टॉपिक था ना वो क्रिस्टल क्लियर भी हो चुका है और कंप्लीट भी हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन, जिसको अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं और बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं। एक एक करके बात करते हैं इसके बारे में। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, ये थिन होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है। दूसरी बात, ये लिविंग होता है, सोचने समझने की इसमें शक्ति है भैया। जो चीज़ अच्छा होगा उसको लेगा, जो चीज़ अच्छा नहीं होगा उसको नहीं लेगा, मतलब ये सेलेक्टिवली परमेएबल होता है। दूसरी बात, ये जो होता है ये सिर्फ सेलेक्टेड सॉल्यूट को ही अंदर आने दे सकता है, सॉल्वेंट को अंदर आने नहीं देगा। अब यहाँ पर हमने क्वेश्चन आता होगा कि सर अगर ये सॉल्वेंट को अंदर नहीं आने देगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर कैसे आते होंगे? तो यार इसको हम कंप्लीट करेंगे एक्चुअली रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में, पर थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर इंट्रो दे सकता हूँ आपको। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, वहाँ पर एक प्रोटीन कैरी करता है, उस प्रोटीन का नाम होता है कैरियर प्रोटीन। और वो प्रोटीन जो होता है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जा कर के बाइंड कर जाता है और वाटर मॉलिक्यूल को किसी भी तरह वो अंदर ले आता है। यार ये बस मैंने छोटा सा ट्रिक बताया है, बाकी हम डील करेंगे ये जब हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पढ़ेंगे या रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो उस टाइम हम पूरा अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। बस आपको डाउट आ रहा होगा तो इसलिए मैंने यहाँ सोचा कि बता दूँ, क्योंकि फिर आप डाउट में रहोगे, उससे अच्छा है यार आप जान ही लो तो क्या ही दिक्कत है। तो यहाँ पर हमारा ये जो सेल मेम्ब्रेन था ये भी क्लियर हो गया। ज़्यादा कुछ नहीं था सेल मेम्ब्रेन में, बस यही कुछ था, जो भी था मैंने बता दिया। तो मैच्योर आरबीसी मतलब कि मैच्योर इरिथ्रोसाइट्स में अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो प्रोटीन होता है 52%, लिपिड होता है 40%, कार्बोहाइड्रेट होता है 8%। इससे भी नीट में क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि नीट 2007 में आया है, 2011 में आया है, 13 में आया है, 15 में आया है और 16 में भी आया था। हालांकि अभी 2 साल से नहीं पूछा है, अलग बात है, पर आता है क्वेश्चन, तो यार इसको स्किप मत करना। लिपिड की बात करें तो लिपिड के अंदर 2 चीज़ प्रेजेंट होता है, एक होता है फॉस्फोलिपिड, दूसरा होता है कोलेस्ट्रॉल। फॉस्फोलिपिड क्या है वो देखो, फॉस्फोलिपिड जो होता है ये एम्फीफैटिक होता है और बाइलेयर्ड होता है।
इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह दिखता है, ऊपर में हेड होता है, नीचे में टेल होता है। हेड जो होता है वो वाटर लविंग होता है, मतलब ये हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब ये पानी से प्यार करता है, सो पानी मिलेगी में ये खुश रहेगा। लेकिन टेल जो होता है ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, इसको पानी से डर लगता है, राइट। तो ये पानी से दूर रहना चाहेगा, इसलिए ये अपने आप में ही 2 लेयर को फॉर्म करता है और दोनों हेड को ऊपर की ओर रखता है और दोनों टेल को बीच में रखता है, ताकि अगर पानी आए तो नीचे वाला हेड पे आए, बीच में टेल पे ना पड़े, राइट। उसको बचाने के लिए वो ऐसा करता है। तो जो टेल होता है ना, उस बना होता है फैटी एसिड के चेन से। अगर हम बात करें तो वो भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड का चेन होता है वो रूम टेम्परेचर में बात करो तो सॉलिड हो जाएगा, और अनसैचुरेटेड जो होता है वो रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म कर जाएगा। खैर इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, जो क्वेश्चन आता है मैं अभी बताने वाला हूँ। ओके, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक मॉडल है, इसको मॉडल का नाम है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। इसको दिया था सिंगर और निकोलसन ने 1972 में। ये जो मॉडल था ना, उस टाइम का लेटेस्ट और मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल माना गया था। इनका कहना था प्रोटीन आर द आइसबर्ग इन द सी ऑफ द फॉस्फोलिपिड। नहीं समझे? बताता हूँ। गुलाब जामुन को एग्जांपल लेते हैं, अभी बहुत जल्दी समझ में आएंगे। आप लोग कभी ना कभी गुलाब जामुन तो खाए ही होगे, खाए हो ना, देखा भी होगा, वो रस में रहता है, डूबा हुआ रहता है ना, बिल्कुल। तो वो जो रस है, क्या वो हम बोल सकते हैं पूरी तरह से वो वाटर है? नहीं बोल सकते, क्योंकि वो सेमी फ्लूइडिक नेचर होता है, मतलब कुछ वाटर सब्सटेंस जैसा दिखेगा लेकिन वो प्योर वाटर नहीं है, उसमें सॉलिडिटी भी थोड़ी बहुत आती है, राइट। हाँ यार बिल्कुल। तो फॉस्फोलिपिड के केस में भी ऐसा ही है, वो जो रस है उसको साइंटिस्ट लोगों ने फॉस्फोलिपिड माना है, क्योंकि फॉस्फोलिपिड है। ओके बिल्कुल। और ये जो गुलाब जामुन दिख रहा है ना, उसको प्रोटीन माना गया है। इनका कहना था कुल मिलाकर के जो प्रोटीन होता है ये फॉस्फोलिपिड के चारों तरफ घिरा पड़ा रहता है, राइट। नहीं समझे हो तो कोई बात नहीं, फिर से मैं बताऊंगा, कोई बात नहीं, मैं फिर से समझाता हूँ। साइंटिस्ट का कहना था ये जो गुलाब जामुन है ना, ये प्रोटीन है, और ये जो रस है वो फॉस्फोलिपिड है। मतलब कि फॉस्फोलिपिड को उन्होंने लिक्विडिसिटी माना है, मतलब लिक्विड का फॉर्म माना है, क्योंकि फॉस्फोलिपिड रूम टेम्परेचर में लिक्विड का फॉर्म में होता है। और दूसरी बात हम वो बोल सकते हैं कि जो फॉस्फोलिपिड होता है ये फ्लूइडिटी को शो करता है, क्योंकि वाटर सब्सटेंस जैसा है, तो यार फ्लूइडिटी बोलो तो बात एक ही है। अगर हम बात करें कोलेस्ट्रॉल की, तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हार्ड एंड रिजिड होता है। कैसा होता है? हार्ड एंड रिजिड होता है। इसका काम होता है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। तो दोनों को जब हम मिलाएंगे तो एक हो गया सॉलिड, एक हो गया लिक्विड, दोनों जब मिलेगा तो बनेगा क्वासी फ्लूइडिक नेचर। तो हम बोल सकते हैं कि जो लिक्विड होता है वो क्वासी फ्लूइड इन नेचर होता है, मतलब कि ना तो पूरा वो वाटर हुआ, ना ही पूरा वो सॉलिड हुआ, दोनों का कंसंट्रेशन 50-50 है, तो यार ये क्वासी फ्लूइडिक इन नेचर हो जाता है। तो यहाँ पर से हमने फॉस्फोलिपिड को भी सीखा, कोलेस्ट्रॉल को भी सीखा और लिपिड को भी सीख लिया, राइट। यहाँ पर और ऐसा सीखने वाली कोई बात है नहीं। बाकी छोटी छोटी बातें मैंने लिखी है, आप चाहो तो नोट्स में उतार सकते हो या फिर एक बार रीड कर सकते हो। जैसे कि सेल ग्रोथ है, सेल का ग्रोथ होने का मतलब क्या होता है? सेल का एनलार्जमेंट होना, मतलब नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो सेल का ग्रोथ होगा। वही सेल जब टूट जाएंगे तो उसका हो जाएगा डिवीज़न। अगर हम बात करें कि अगर ये जो सेल्स है, 2 सेल्स के बीच अगर कोई जंक्शन फॉर्म हो रहा है तो उस जंक्शन को हम कहेंगे इंटरसेलुलर जंक्शन। इंटर और इंट्रा में कन्फ्यूज़न मत होना। इंटर का मतलब होता है डिफरेंट और इंट्रा का मतलब होता है सेम। तो अगर 2 सेम सेल के बीच अगर जंक्शन बन रहा है तो कहेंगे इंट्रासेलुलर जंक्शन। 2 डिफरेंट सेल के बीच अगर कोई जंक्शन बनेगा तो हम कहेंगे उसको इंटरसेलुलर जंक्शन। एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर आप मैच देखते हो तो आप इंडिया पाकिस्तान का मैच हो गया या फिर श्रीलंका अफगानिस्तान का मैच हो गया, कोई भी मैच हो गया, तो हम ये बोलते हैं ना कि यार हम इंटरनेशनल मैच देख रहे हैं। इसका कहने का मतलब तो यही बनता है ना कि तो डिफरेंट नेशन के बीच होने वाला मैच को हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल मैच। तो इंटर का मतलब समझ आना डिफरेंट और इंट्रा का मतलब सेम, राइट। नेक्स्ट मैंने लिखा है इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस का मतलब होता है जब सेल जो है फूड को अपनी तरफ कैप्चर करे, अंदर ले ले, हो गया इंडोसाइटोसिस। ट्रिक है, इंडो को पकड़ो, इंडो का मतलब होता है अंदर, साइटोसिस का मतलब फूड, तो अनफूड आ गया अंदर, हो गया इंडोसाइटोसिस। एक होता है सिक्रीशन ऑफ फूड। सिक्रीशन और डाइजेशन एक ही समझो। सिक्रीशन होने का मतलब है फूड जो था अब वो बॉडी से बाहर निकाल रहा है, वेस्ट मटेरियल जो है वो अपनी बॉडी से बाहर निकालेगा, तो हम कहेंगे उसको सिक्रीशन। तो यहाँ तक जितना भी टॉपिक्स था छोटा छोटा वो भी हमने क्लियर कर लिया। अगर हम बात करें प्रोटीन की, जो 52% के साथ प्रेजेंट था,
वो उसको भी हमने क्लासिफाइड किया है एक्सट्रैक्शन के केस में। एक्सट्रैक्शन के जब केस में हमने उसको क्लासिफाइड किया तो दो पार्ट में बना। तो पहला होता है इंटीग्रल प्रोटीन जिसको अपन इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन को हम इजीली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करें एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को तो इसको हम इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ये इंट्रिंसिक प्रोटीन के ही दो टाइप बनते हैं, एक होता है पार्शियली ब्यूरिड, एक होता है कम्प्लीटली ब्यूरिड। पार्शियली ब्यूरिड कहने का मतलब होता है कि जो प्रोटीन का जो लेयर होता है वो अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉस्फोलिपिड के हेड के ऊपर प्रेजेंट होगा तो हम उस तरह के एक्सट्रैक्शन को कहेंगे पार्शियली ब्यूरिड एक्सट्रैक्शन। और अगर फॉस्फोलिपिड के दोनों तरफ अगर प्रोटीन के लेयर प्रेजेंट होगी तो हम उस तरह के ब्यूरिड को कहेंगे कम्प्लीटली ब्यूरिड। समझ में आ गया? डायग्राम से मैं बता देता हूँ, ये देखो डायग्राम है, इसको हमने कहा है पार्शियली ब्यूरिड, इसको कहा है हमने कम्प्लीटली ब्यूरिड। यार कुछ भी नहीं था, इजी ही तो था। तो यहाँ पर हमने प्रोटीन के पार्ट को भी कवर कर लिया। लास्ट था कार्बोहाइड्रेट। अब बोलोगे सर हमें ना लेक्चर अब बोरिंग लगता जा रहा है, पर यार अब बोरिंग वाला पार्ट जो था ना वो ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होने वाला है जो कि आपको नंबर भी दे करके जाएगा और मज़ा भी आएगा। तो यार अब थोड़ा सीरियस हो जाओ। ओके, यहाँ टॉपिक डालो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने बताया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब, नहीं देखा है क्या? लेक्चर देखा होगा यार। इंडो का मतलब होता है अंदर, प्लाज्मा का मतलब प्लाज्मा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। बिल्कुल सही है। रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क या फिर बोलो जाल। तो साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क सा बिछा होता है, जाल सा बिछा होता है, उसी जाला को हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये होता है दो टाइप के, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ए ग्रैन्युलोसाइट्स कहते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसमें अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके अंदर लिपिड प्रेजेंट होता है, राइबोसोम एब्सेंट होता है। तो यार अब बोलोगे सर ये तो कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। कुछ भी नहीं है। राइबोसोम में किससे शुरू होता है? आर से। तो आर से आर याद कर लो कि आर ई आर है, इसके अंदर राइबोसोम होगा। एस ई आर है तो राइबोसोम नहीं होगा। तो राइबोसोम नहीं होगा तो कौन होगा? लिपिड होगा। देखा ना ट्रिक? अरे हाँ यार बिल्कुल। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। पहला कंपोनेंट है सिस्टर्नी। जो होता है ना, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का दिखता है, देख ही सकते हो। यहाँ पर आपको राइबोसोम दिख रहा होगा और राइबोमॉर्फिन दिख रहा होगा। हालांकि क्वेश्चन इससे नहीं आता, और नीट आपको पूछता है कि जो सिस्टर्नी होता है वो किसके कंपोनेंट्स है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। क्योंकि यार कंपोनेंट्स हमने कह दिया यहाँ ई आर के हैं, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हैं, पर किसके अंदर है ये हमने नहीं देखा। अभी देखते हैं। सिस्टर्नी जो होता है एक लॉन्ग फ्लैटेड ट्यूब्यूल से बना होता है, एक देख सकते हो लॉन्ग फ्लैटेड और एक अनब्रांच स्ट्रक्चर सा है, दिख रहा है ना? बिल्कुल। अगर हम बात करें तो इसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होता है एटीएस के साथ। तो अब याद होगा सर इसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट है। राइबोसोम प्रेजेंट है तो मतलब कि आर ई आर के अंदर आएगा। बिल्कुल, देखो मेरे बताने से पहले तुम ही ने बता दिया। दूसरा है टिब्यूल्स। टिब्यूल्स होता है ये इरेगुलर बोलो या फिर ऑफ्टेंड बोलो, ब्रांच लाइक ट्यूब लाइक का स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर जो होता है राइबोसोम एब्सेंट होगा। अब राइबोसोम एब्सेंट होगा तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? लिपिड प्रेजेंट होगा। तो अब बताओ ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आएगा या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आएगा? तो बिल्कुल ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आएगा। तो देखो यार ये भी टॉपिक कब क्लियर हो गया ना? बिल्कुल सर हो गया। अब तो मज़ा आ रहा है मुझे। मज़ा क्यों नहीं आएगा? बता कौन रहा है यार? हम बता रहे हैं, मज़ा तो आना ही है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये जो हमने SCR-ER पढ़ा, मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, ये पूरा का पूरा समझो ना सिस्टम मैच करता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स से। मतलब जो कंपोनेंट्स हमने देखे ना ER में, वही कंपोनेंट्स गोल्गी एपरेटस के भी होते हैं। और गोल्गी एपरेटस को अपन मिडिल मैन ऑफ द सेल कहते हैं। ये बीचों बीच में प्रेजेंट होता है सेल के, इसीलिए कहते हैं। और इसका काम होता है मटेरियल का पैकेजिंग करना। ये पैकेजिंग करने के बाद किसको देता है वो भी हम देखने वाले हैं। ओके, देखो जिसको नोट्स चाहिए उसके लिए ये लिखा हुआ है इतना सारा, आप याद कर सकते हो। अदरवाइज जितना मैंने कहा है ना उसी से है। अब एक्स्ट्रा मैंने यहाँ कुछ भी नहीं बताया है। ओके, देखो यार एक्स्ट्रा बता के भी क्या करना जब आपको बोर्ड्स में वो काम ही ना दे। बात तो ये भी है। बिल्कुल।
नेक्स्ट है लाइबोसोम्स। देखो यार, लाइसोसोम जो होता है ना, इसका काम है डाइजेशन करवाना। अब डाइजेशन करवाएगा तो इसके अंदर भी एंजाइम होगा, बिल्कुल। वो एंजाइम को हम कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की कहानी है कि वो एक्टिव तभी होगा जब कम से कम उसको एसिडिक पीएच चाहिए, मतलब कि कम से कम पीएच उसका 5 होना चाहिए, तभी वो एक्टिव होगा, अदरवाइज वो इनएक्टिव होगा। अब इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो देखो इसके अंदर एंजाइम होता है लाइपेज, प्रोटीएजेस, न्यूक्लिएजेस और एक होता है अल्फा एमाइलेज। इतना तो आपको पता ही होगा, अभी तक आप पढ़ते आए हो, अगर हमारा लेक्चर देखते हैं तो बता दोगे कि लाइपेज एंजाइम किसका डाइजेस्ट करता होगा, लिपिड को करता है। यार ट्रिक भी मैंने बताया था, लास्ट में एज है या इन है तो समझ आना वो एंजाइम है, और उससे पहले वाला वर्ड जो होगा वो उसके लिए एंजाइम होता है जिसको उसने तोड़ा होगा। जैसे लिपिड है, लिपिड और लाइपेज, तो लिप तो कॉमन आ रहा होगा, बस लास्ट में एज ही तो लगा है, इसका मतलब क्या, वो एंजाइम है। लिप से समझ आना वो लिपिड का एंजाइम है, बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें प्रोटीएजेस की, तो ये किसके लिए एंजाइम है, प्रोटीन के लिए एंजाइम है, मतलब ये प्रोटीन का डाइजेशन करवाएगा। उसी तरह न्यूक्लिएजेस न्यूक्लिक एसिड को डाइजेशन करवाएगा, बिल्कुल सही है यार, अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना। हाँ बिल्कुल, यहाँ मैंने बहुत सारे पॉइंट्स भी लिख दिया है कि जो लाइसोसोम्स होते हैं वो ऑल यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट इन द मैच्योर आरबीसी। मैच्योर आरबीसी में ये प्रेजेंट नहीं होता है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नीट का क्वेश्चन इसी से पूछा था, तभी से जो है मैच्योर आरबीसी की कहानी देख रहे थे। लेकिन ये लाइसोसोम जो होता है ये मैच्योर आरबीसी में प्रेजेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि हमने पहले ही देखा है उसके अंदर सिर्फ 3 चीज़ तो आ रहे थे, प्रोटीन आ रहा था, दूसरा लिपिड देखा था, तीसरा कार्बोहाइड्रेट देखा था। लाइसोसोम मैंने कहीं भी लिखा है क्या, नहीं लिखा। तो यार ये लाइसोसोम और जब मैंने लिखा नहीं है तो आप उसमें समझ भी मत लेना, जो लिखा है उतना ही समझो, ओके बिल्कुल। तो देखो यार, इतना कुछ लॉजिक लगा लिया, अब सबको हम कनेक्ट करेंगे एक छोटे से चार्ट के थ्रू। हमने कहा ER इन मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके 2 टाइप हो गए, एक हो गया SER, एक हो गया RER। RER के अंदर क्या था, राइबोसोम था, वो किसको सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन को सिंथेसिस करेगा, बिल्कुल। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या है, लिपिड प्रेजेंट था, बिल्कुल, यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं है। ये जाएगा किसके पास, गोल्गी अपैरेटस के पास। क्यों, गोल्गी अपैरेटस का काम ही तो है मटेरियल्स का पैकेजिंग करना, राइट। गया गोल्गी अपैरेटस के पास, इसने देखा कि यार प्रोटीन लाए हो, लाओ मैं तुम्हें पैक करता हूँ। पैक करेगा तो वो ग्लाइकोवर्ड दे देगा उसको, मतलब पहले था प्रोटीन, अब हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको का मतलब होता है शुगर, इट मीन्स जो गोल्गी अपैरेटस था वो क्या चीज़ दे रहा है उसको, शुगर दे रहा है एक्स्ट्रा, राइट, बिल्कुल सही है। अब ये आ तो रहा था प्रोटीन में, लेकिन जाएगा जब तो ये हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। उसी तरह लिपिड जो है वो जैसे ही मिडिलमैन ऑफ द सेल के पास पहुंचेगा, मतलब गोल्गी अपैरेटस के पास आएगा, तो वो रहेगा लिपिड, लेकिन जैसे गोल्गी भेजेगा इसको आगे डाइजेशन होने के लिए, तो वो दे देगा उसको ग्लाइकोलिपिड। यहाँ तक क्लियर है ना, बिल्कुल। अब देखो, जब प्रोटीन आ रहा था उस डायरेक्शन को कहेंगे सिस, जब प्रोटीन जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन बन करके उस मूवमेंट को कहेंगे ट्रांस। उसी तरह जब लिपिड जो है वो ये जो गोल्गी अपैरेटस के पास आएगा तो कहेंगे सिस, और लिपिड अगर गोल्गी अपैरेटस से जाएगा तो हो जाएगा वो ट्रांस। तो देखो मज़े मज़े में हमने सारा टॉपिक जो था ना वो क्लियर कर लिया है एक छोटे से इस डायग्राम के थ्रू, राइट, बिल्कुल। अभी पूरा नहीं हुआ, आगे भी सुनो। हमने लाइसोसोम भी तो पढ़ा था ना, चलो उसको भी यहाँ कनेक्ट करेंगे। देखो कैसे, ये जो मिडिल मैन ऑफ द सेल है, जो गोल्गी बॉडी है, वो जो भी मटेरियल को पैक करके आगे भेज रहा है डाइजेशन के लिए, तो कौन करेगा डाइजेशन, वो लाइसोसोम ही करेगा। तो बिल्कुल अब समझ में आया ना हमने क्यों पढ़ा था लाइसोसोम, बिल्कुल यार, उसका काम ही है डाइजेशन करना। तो जो फूड है उसका वो डाइजेशन कर देगा, डाइजेशन करने के बाद उसका सिक्रीशन होगा, सिक्रीशन किसके थ्रू होगा, वो हो जाता है वैक्यूल के थ्रू, राइट। तो चलो टॉपिक डालो अब वैक्यूल। वैक्यूल जो होता है ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि हमने पहले ही देखा है। अगर हम बात करें तो जो वैक्यूल होता है ये प्रेजेंट होता है परमानेंट और मैच्योर सेल ऑफ द प्लांट में। ये एब्सेंट होता है एनिमल सेल में, मेरिस्मेटिक सेल ऑफ द प्लांट में भी एब्सेंट होता है। मतलब ये मैच्योर सेल में ही सिर्फ प्रेजेंट होगा, जब प्लांट मैच्योर हो जाएगा ना तभी उसी के अंदर वैक्यूल आएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा। परमानेंट सेल याद है ना आपको, कब कहा था मैंने, जब 3 लेयर फॉर्म हो जाएंगे, S1 S2 और S3, बिल्कुल उसको मत भूलना मेरे ब्रो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, ओके। इसका स्ट्रक्चर मैंने कुछ इस तरह से बनाया है, आप देख सकते हो
कि किस तरह सेल वाल है, किस तरह सेल मेम्ब्रेन है। और जो वैक्यूल होता है ये सेल का 90% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करके रखता है और इसी के अंदर जो है वो सेल सैप भरा हो रहता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसी के अंदर भरा पड़ा रहता है। तो जो मैंने कहा ना वही मैंने लिखा है, जैसे कि जो वैक्यूल होते हैं प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, वो भी कौन से प्लांट सेल, जब मैच्योर हो जाएगा तब। दूसरा मैंने लिखा है इसके अंदर आयंस भी प्रेजेंट होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है, कुछ पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर वैक्यूल का टॉपिक भी क्लियर हो गया। एक होता है स्पेशल वैक्यूल जिसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो प्रेजेंट होता है एमोइबा में, जो उसको ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, चलने फिरने में हेल्प करता है। तो यार देखो इससे हमने क्या क्या चीज़ क्लियर कर लिया है ना। तो इस तरह से चार्ट आप भी बनाया करो जिससे आपको जो है एग्ज़ाम के टाइम में दिक्कत नहीं होगी। एक चीज़ मैंने यहाँ छोड़ दिया था, एक बार वापस बता देता हूँ, ग्लाइकोलेशन नहीं बताया था। ग्लाइकोलेशन कहने का मतलब है जब ग्लूकोज का एडिशन हो रहा है लिपिड या फिर प्रोटीन में, उसी प्रोसेस को कहेंगे ग्लाइकोलेशन। अब ये भी टॉपिक क्लियर हो गया ना। बिल्कुल। एक और बताता हूँ बात, ये जितना कुछ भी मैंने लिखा है ना, एक इसके लिए नोट्स भी बना दिया है। ये देखो नोट्स भी आपको अवेलेबल करा दिया। अब तो खुश हो जाओ भाई, अब तो मेरा लेक्चर देखोगे ना। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो भी मैंने बताया ना वही सब लिखा हुआ है, गोल्गी अपैरेटस के बारे में, लाइसोसोम के बारे में, वैक्यूल के बारे में। यहाँ आपको बताना है मेरे को माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एनर्जी हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। उसका काम होता है सेल को एनर्जी प्रोवाइड करना। तो उसकी लेंथ होती है 1 to 4.1 mm, डायमीटर होती है 0.2 to 1 माइक्रोमीटर। अगर हम बात करें तो जो दो मेम्ब्रेन होते हैं वो खुद के एंजाइम को भी सिक्रीट करते हैं और इसके अंदर सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है 70S के साथ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये फ्यूज़न के थ्रू डिवीज़न करते हैं। अब देखो इसके स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर बहुत ही इजी है यार, कोई हार्ड नहीं है। देखो बेकार में आप लोग हार्ड बनाते हो। माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर लेयर होता है उसको कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, जो इसके अंदर का जो मेम्ब्रेन उसको कहेंगे इनर मेम्ब्रेन। दोनों के बीच का जो स्पेस होता है उस स्पेस को कहेंगे इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, या तो फिर बोलो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। बात एक ही है। इंटर का मतलब मैंने बता दिया ना यार, बार बार नहीं बता रहा। इंटर का मतलब होता है सेम। ओके बिल्कुल सही है। अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर प्रेजेंट होता है क्रिस्टाई। क्रिस्टाई जो होता है वो इरेगुलर फोल्ड्स की तरह होता है, फिंगर लाइक प्रोजेनी दिख रहा होगा, उसी को कहते हैं क्रिस्टाई। देखो क्रिस्टाई और सिस्टर्नी में ना बहुत कन्फ्यूजन होता है और इसको लेकर के नीट क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो सिस्टर्नी जो था वो हमने देखा था गोल्गी अपैरेटस के केस में और ईआर के केस में, और ये जो क्रिस्टाई है वो माइटोकॉन्ड्रिया के केस में देख रहे हैं जो अंदर में प्रेजेंट होता है। क्लियर है। तो इस सब में कुछ डाउट मत रखना। ओके। और माइटोकॉन्ड्रिया हमने ये भी कहा था कि इसका मेन काम होता है एटीपी को सिंथेस करना, लेकिन इसके अलावा ये एंजाइम को भी सीक्रेट कर रहा था। देखा था ना। बिल्कुल। होता कुछ इस तरह है कि यहाँ पर प्रेजेंट होता है F0 और F1 पार्टिकल। इसका मेन काम है एटीपी को सिंथेसिस करना, मतलब एनर्जी प्रोवाइड करना, लेकिन वो एनर्जी जो होता है ये ऑक्सीजोम के प्रेजेंस में देता है। तो उस तरह के एनर्जी को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। फोस्फोराइलेशन का मतलब होता है एनर्जी, और ऑक्सीडेटिव है मतलब कि ये ऑक्सीजोम के लिए एंजाइम बना रहा है, तो इसीलिए क्या गया ऑक्सीडेटिव। और यही F1 to F0 पार्टिकल जो होते हैं वो आगे जाके एंजाइम को भी फॉर्म करते हैं, और वो एंजाइम का नाम है होता है ऑक्सीसोम। क्या होता है ऑक्सीसोम। तो उतना मेरे को बताना नहीं था, पर इसलिए बताया क्योंकि बहुत दिन ऐसे होते हैं जिसे एक्स्ट्रा पॉइंट चाहिए ही चाहिए, उसके लिए था ये। अदरवाइज जितना मैंने बताया है ना पॉइंट उतना काफ़ी है, एक्सटर्नल नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ मैंने लिखा है कि ये जो मैट्रिक्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स मतलब नीचे, वहाँ पर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो क्रेब्स साइकिल को फॉर्म करते हैं, प्रोटीन को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। लेकिन हम इस चैप्टर में नहीं देखेंगे क्योंकि इसमें है ही नहीं, वो है प्लांट फिजियोलॉजी वाले चैप्टर में, जिसमें हम देखेंगे आराम से। दूसरी बात, इसमें डीएनए भी प्रेजेंट होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंड होता है, नेकेड डीएनए होता है, राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है 70S के साथ, डीएनए भी होता है, ये हमने देख लिया। देखो डीएनए का जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो एमआरएनए में कन्वर्ट होता है, एमआरएनए से फिर ट्रांसलोकेशन होने के बाद वो प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। जेनेटिक्स में इतना कुछ तो हमने सीख ही दिया है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्लास्टिड। जो प्लास्टिड होता है ये प्रेजेंट होता है प्लांट में और इग्यूलिना में। देखो यार अभी हम प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यार प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये प्लास्टिड नहीं पढ़े तो ऐसा मज़ा थोड़ी आएगा, है ना। इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो प्लास्टिड होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया से भी बड़ा होता है।
और दूसरी बात, ये प्लास्टिड जो होता है ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया भी कैसा है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, क्योंकि हमने इनर लेयर भी पढ़ा, आउटर लेयर भी पढ़ा, तो यार वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर तो हो गया। बिल्कुल। तो प्लास्टिड जो होता है इसके 3 टाइप होते हैं। पहला होता है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, तीसरा होता है क्लोरोप्लास्ट। एक एक करके बात करते हैं। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है इसका मेन फंक्शन होता है फूड स्टोरेज करना, और दूसरी बात इसके अंदर कोई भी कलर नहीं होता है, कोई भी पिगमेंट नहीं होता है, इसको हम कलरलेस बोलते हैं एंड नो पिगमेंट्स आर प्रेजेंट। फूड का स्टोरेज इसलिए कराता है क्योंकि यार कुछ तो कराएगा ना बेचारा, कुछ नहीं कराएगा तो हम पढ़ेंगे क्यों, हाँ ये भी तो है। ठीक है, तो कौन कौन से फूड का स्टोरेज कराएगा वो देखो। पहला है स्टार्च। स्टार्च जो होता है किस में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, पोटैटो में होता है, यार बिल्कुल सही जा रहे हो। प्रोटीन का भी कराता है जो कि सबसे ज़्यादा ग्राम में होता है। ऑयल और लिपिड का भी डाइजेशन कराता है जिसमें कि मस्टर्ड आते हैं, कोकोनट भी हो सकते हैं, यार ऑयल निकालने से मतलब है, ठीक है बिल्कुल। तो स्टार्च का अगर स्टोरेज कर रहा है तो उसको कहेंगे एनाइलोप्लास्ट, प्रोटीन का स्टोरेज हो रहा है तो कहेंगे एल्यूरोप्लास्ट, और ऑयल और लिपिड का स्टोरेज कर रहा है हम उसको कहेंगे एलाइलोप्लास्ट। क्लियर हो गया, बिल्कुल। अब आते हैं क्रोमोप्लास्ट में। इसके अंदर रोई पिगमेंट होता है, मतलब रेड, ऑरेंज और येलो, इसलिए मैंने कह दिया रोई ताकि आपको याद रह जाएगा। बिल्कुल सही कहा ना मैंने, हाँ यार। इसके अलावा एक स्टेबल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको अपन कैरोटिनॉइड कहते हैं। ये कैरोटिनॉइड जो होता है इसके भी 2 पार्ट है, पहले होता है कैरोटीन, दूसरा होता है ज़ैंथोफिल। कैरोटीन की बात कर लो तो जैसे कि बीटा कैरोटीन सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है, कैरोट्स में पाए जाते हैं। हमें इसलिए गाजर खाना चाहिए, इससे 2 चीज़ होता है यार, हमारी आँख की रोशनी बढ़ती है और भी फ़ायदे हैं जो कि आपको इस चैप्टर में नहीं बताया गया है, पर क्या करें बता दिया मैंने। दूसरा है ल्यूकोपेन। ल्यूकोपेन जो होता है ये रेड कलर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जैसे कि टोमेटो कैसा होता है, रेड होता है ना, तो ये ल्यूकोपेन के कारण ही होता है। उसके बाद है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को अपन किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं। किचन ऑफ द सेल क्यों, क्योंकि इसका ये काम है खाना पकाना। खाना क्यों पकाता है और कब पकाता है, तो यार जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है तो ये खाना ही पकाता है सनलाइट बाय क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। बिल्कुल, यहाँ तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता है, और भी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी नहीं, फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में। भाई बस इतना जान लो कि इसको अपन किचन ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं जिसको अपन कहते हैं क्लोरोफिल, और ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को कैरी करके रखता है, जैसे कि है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड। इसका को भी हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। प्लांट फिजियोलॉजी तो आने दो, बहुत मज़ेदार ये लेक्चर होगा हमारा वो भी। और हाँ यार, उसमें एनिमेशन के साथ दिखाने वाला हूँ तो मज़ा तो बहुत आएगा, तो वेट करना उस लेक्चर का। हाँ, बाकी जो लेक्चर हैं इसको मैं जो पढ़ना है वो भी मैं बता देता हूँ। इसमें स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखता है क्लोरोप्लास्ट का, देख सकते हो। पहला हो गया आउटर मेम्ब्रेन, जो बाहर का मेम्ब्रेन है, उसके अंदर प्रेजेंट होगा मेम्ब्रेन तो कहेंगे इनर मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस हो जाएगा इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। इसके अंदर हम प्रेजेंट होता है थाइलाकोइड, जो एक कोइल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। कोइल्ड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है सिक्के के जैसा, बिल्कुल वैसे वैसे थाइलाकोइड जब बंचेस में हो जाएंगे उस थाइलाकोइड को कहेंगे ग्रेनम। क्या कहेंगे, ग्रेनम। और 2 ग्रेनम आपस में अटैच होते हैं, एक थाइलाकोइड से या बोलो स्ट्रोमा लैमेला से। ओके, यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं है, नहीं होना चाहिए। बस यही कह रहा था यार डायग्राम, और कुछ नहीं कह रहा था। बाकी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होते हैं वो इसी थाइलाकोइड के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। अब ये थाइलाकोइड कहाँ पर है, तो हम बोल सकते हैं ना, ये थाइलाकोइड जो होता है ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, बिल्कुल। और कुछ मत याद करो यार, इतना याद कर लिया आपने, बहुत कर लिया, क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताया गया है। जितना बताया गया था, जो बताया गया है मैंने लिख दिया है। और अगर सारा इसी में कवर करेंगे तो फिर यार फोटोसिंथेटिक में पढ़ेंगे क्या, है ना। फोटोसिंथेसिस में कुछ तो पढ़ना चाहिए ना हमें, बिल्कुल यार, कुछ तो बचा के रखना ही चाहिए। तो यही था क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम। और फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है, थाइलाकोइड में होता है, ये आपको याद रखना है। कहाँ पर पिगमेंट बनते हैं, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में बनेंगे, वो आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी जो है डिटेल में पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में। अभी जितना पढ़ना था मैंने बता दिया है। अगर अभी भी लेक्चर अच्छा नहीं लग रहा ना यार, तो मैं क्या करूँ, जितना कोशिश करना था मैं कर तो रहा हूँ। अलावा मैंने कुछ पॉइंट लिखी हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सेक लाइक ऑर्गेनल्स होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। अगर हम बात करें तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो प्लास्टिड के अंदर आता है, राउंड शेप का होता है, ओवल शेप का होता है, डिस्क शेप का होता है। ये सब कुछ भी मैंने यहाँ लिखा है, तो एक बार आप रीड कर लेना। हालांकि क्वेश्चंस भी हैं तो चाहो तो आप सॉल्व भी कर सकते हो।
देखो यार, सॉल्व करके एक आध क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो अच्छी बात है। चलो मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पर रीड कर देता हूँ जो नीट में पूछा गया था। यहाँ पर लिखा है सिस्टर्नी और फाउंड इन। बताओ यार, सिस्टर्नी जो होता है कहाँ पर प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, गोल्गी अपैरेटस में, या फिर ईआर और गोल्गी बॉडी दोनों में? जिसको याद होगा वो तुरंत आंसर दे देगा। ईआर और गोल्गी बॉडीज दोनों में सिस्टर्नी प्रेजेंट होता है। बिल्कुल सही। एक टॉपिक है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन की बात करो तो ये बना होता है फिलामेंटस प्रोटीन से मिलकर के। साइटोस्केलेटन जो होता है ये साइटोप्लाज्मिक के बगल में ही प्रेजेंट होता है। इसका मेन फंक्शन होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना, और शेप भी प्रोवाइड करता है, और तो और मोटिलिटी भी प्रोवाइड करता है, मतलब चलने फिरने में हेल्प भी करवाता है। इसी के अंदर प्रेजेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंटस, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ईआर, और तो और स्पेक्ट्रम भी प्रेजेंट होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ आरबीसी में होता है। आपको मेन पढ़ना है इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होता है वो उसको देखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं नीट में। ओके, और एनसीईआरटी भी ज़्यादातर इसी में फोकस किया है तो हम भी इसी में फोकस करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होता है ये ट्यूब लाइक का स्ट्रक्चर होता है जो कि होलो होता है और बना होता है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिल करके। ओके, इसकी डायमीटर दी हुई है, आप इस डायमीटर को याद रख लेना। एक्चुअली क्वेश्चन तो नहीं आते हैं पर यार याद रखने में क्या आ जाता है। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होता है सीलिया और फ्लैजिलिया। ये सीलिया और फ्लैजिलिया जो होते हैं ये हेयर लाइक आउटग्रोथ करवाते हैं सेल मेम्ब्रेन। अगर हम बात करें तो हमने प्रोकैरियोट्स में भी फिर फ्लैजिला देखा था जो कि क्या कर रहा था, मूवमेंट प्रोवाइड करता था सेल को। तो इसमें भी वही काम है, फ्लैजिला का मूवमेंट ही प्रोवाइड करेगा, पर दोनों का स्ट्रक्चर जो होता है वो दोनों डिफरेंट होता है। सेम मत समझना, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखने को मिलेगा आपको। ओके, और ये जो सीलिया और फ्लैजिलिया होते हैं दोनों एक जाकर के सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर में मिलते हैं जिसको हम कहते हैं बेसल बॉडी। अब दोनों के मिलने के बाद की कहानी देखो, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, कुछ इस तरह का फॉर्मेशन होता है। देखो, इसको आराम से समझेंगे और इजी ट्रिक के साथ देखने वाले हैं। देखो तो इस डायग्राम को देखो, बहुत मज़ा आएगा, पेचीदा नहीं करूँगा, प्रॉमिस। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है सबसे पहले प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कहाँ क्या प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर आपको दो माइक्रोट्यूब्यूल्स दिख रहे होंगे। पहला तो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि दो से चिपके हुए हैं, दिख रहे होंगे बिल्कुल। दूसरा होता है एक सेंट्रल रेडियल माइक्रोट्यूब्यूल। सेंट्रल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है दोनों सेंटर में प्रेजेंट है, इसलिए हमने कह दिया इसको सेंट्रल रेडियल माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्लियर है? पेरिफेरल जो है वो साइड में है और उसके साथ दो लिंक्ड हो चुके हैं, बिल्कुल सही है। और जो सेंट्रल रेडियल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो सेंटर में प्रेजेंट है। अगर हम बात करें तो सेंटर में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो एक सीथ से कवर्ड है। उस सीथ का नाम रख दिया सेंट्रल सीथ। क्या रख दिया है? सेंट्रल सीथ है। उस सेंट्रल सीथ से एक रेडियल स्पोक निकलता है और वो कनेक्ट होता है पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल के साथ। देख सकते हो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से कनेक्टेड है ना एक स्पोक के थ्रू। उस स्पोक का नाम है रेडियल स्पोक, राइट। अब ये सब करता क्या है? देखो यार, जब इसको चलने का मन करता होगा ना तो ये मैसेज आगे को पहुंचाएगा, ये आगे पुश करेगा, ये आगे पुश करेगा, कुछ इस तरह का जो है वो मूवमेंट करता है, राइट। तो ये स्ट्रक्चर तो क्लियर हो गया होगा ना कि सेंट्रल सीथ कहाँ प्रेजेंट होता है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होता है, रेडियल स्पोक कहाँ प्रेजेंट होता है। तो ये सब तो कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पर जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है ना, ये भी आपस में तो कनेक्टेड हैं, बिल्कुल। वो कनेक्ट होते हैं एक ब्रिज के थ्रू। उस ब्रिज का नाम होता है इंटर डबलेट ब्रिज। देखो यार, इंटर है मतलब कि दो डिफरेंट ब्रिज हैं। तो दो डिफरेंट ब्रिज अगर आपस में कनेक्ट होना चाह रहे हैं तो उस ब्रिज को कहेंगे इंटर डबलेट ब्रिज। डबलेट का मतलब कि वो डबल है, ब्रिज है मतलब वो कनेक्ट हो रहा है, इंटर का मतलब डिफरेंट है। इसको एक लॉजिक से समझ सकते हो। तो ये जो दो बॉक्स टाइप के दिख रहे हैं ना, उसको एक को समझो ए, एक को समझो बी। तो देखा जाए तो ए जो है हमेशा बी से कनेक्ट हो रहा है, तो ए अलग है बी अलग है, तो दोनों डिफरेंट हुए ना, इसीलिए वर्ड आता है इंटर। इंट्रा वर्ड मत यूज़ कर देना, ओके। अब देखो सेंट्रियोल की हमने बात की थी वहाँ पर। तो सेंट्रियोल का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह का होता है। अजीब सा दिख रहा होगा ना, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, मुझे भी नहीं आ रहा था जब मैंने पहली बार देखा था। मैं जो बोलता हूँ बस वो समझो, उतना काफ़ी है। यहाँ पर देखो जो सेंट्रियोल है ना, वो उसके अंदर देखने को मिल रहा होगा आपको 9 फिब्रिल्स निकले हुए हैं, राइट, बिल्कुल ठीक है। और 9 फिब्रिल्स जो होते हैं वो ट्रिपलेट को फॉर्म कर रहे हैं, देख रहे हो तो 3 को फिर वो डॉट डॉट बना हुआ है, बिल्कुल।
तो हम यहाँ पर बस यही समझना है कि जो सेंट्रियोल होते हैं उससे 9 फिब्रिल्स रिलीज होते हैं, और वो 9 फिब्रिल्स जो होते हैं वो आगे जाके ट्रिपलेट्स को फॉर्म करते हैं। बाकी हमने सीख रखा है जो हमें पढ़ना था। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखता है। न्यूक्लियस के अंदर भी 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, एक होता है आउटर मेम्ब्रेन, एक होता है इनर मेम्ब्रेन, और ये दोनों मेम्ब्रेन एक पोर में जाके फ्यूज होता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर। ओके, अब बात करते हैं क्रोमोसोम की, तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखता है। बीच में प्रेजेंट होता है सेंट्रोमेयर, इधर हो गया एक क्रोमेटिड, इधर हो गया दूसरा क्रोमेटिड, राइट। 2 क्रोमेटिड मिलता है तभी जाके एक क्रोमोसोम बनते हैं, ये हमने जेनेटिक्स में भी देखा है। अगर आप 11th में तो आपने जेनेटिक्स नहीं पढ़ा होगा, तो आपने पहली बार ही ये स्ट्रक्चर देखा है एक्चुअली, तो देख लो ऐसा क्रोमोसोम होता है। अब यहाँ पर हमें 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है, कौन होगा टेलोसेंट्रिक, कौन होता है एक्रोसेंट्रिक, कौन होता है सब मेटासेंट्रिक, और कौन होता है मेटासेंट्रिक। और इससे क्वेश्चन नीट में हमेशा आता है, हर साल एक्चुअली मैक्सिमम पूछा ही गया है, 1 ही 2 साल जो है नहीं पूछा गया होगा, बाकी हर साल मैंने ये क्वेश्चन देखा है। तो देखो, अगर ये जो क्रोमेटिड हम देख रहे हैं, ऊपर का पूरा क्रोमेटिड अगर बाहर हो जाए तो हम उसको कहेंगे टेलोसेंट्रिक। अगर मान लो कि जो क्रोमेटिड है नीचे का पूरा दिखे और ऊपर का थोड़ा सा दिख रहा है, मतलब 25% अगर ऊपर का दिखे क्रोमेटिड, तो हम उस तरह के क्रोमेटिड को कहेंगे एक्रोसेंट्रिक। अगर वो मान लेते हैं नीचे का जो क्रोमेटिड है वो पूरा क्लियर विजिबल है और ऊपर के क्रोमेटिड 55% या फिर बोलो 50% अगर क्लियरली दिख रहे होंगे, तो हम उसको कहेंगे सब मेटासेंट्रिक। और अगर पूरा का पूरा क्रोमोसोम जो है वो अच्छा खासा दिख रहा है, एकदम लेंथ उसकी बराबर है ऊपर और नीचे दोनों तरफ, तो हम उसको कहेंगे मेटासेंट्रिक। ओके, यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने छोटे छोटे पॉइंट लिखी है, जैसे कि मैंने लिखा है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कौन कौन से है, तो राइबोसोम है, सेंट्रियोल है, न्यूक्लियोलस है, इंक्लूजन बॉडी है। इंक्लूजन बॉडी हमने प्रोकैरियोट्स में पढ़ा था, जो वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में रहता है। माइक्रोबॉडी की बात करें तो ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, और तो और इसके अंदर वेरियस एंजाइम कैरी करके रखते हैं। और ये माइक्रोबॉडी जो होता है वो प्लांट में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है। हालांकि आपको इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बस इतना याद रखो कि ये ड्रॉपलेट के फॉर्म में होता है। कैसा होता है? ड्रॉपलेट के फॉर्म में होता है। अगर हम बात करें साइंटिस्ट की, तो यार जो साइंटिस्ट में यहाँ पर एनसीईआरटी में मैंने देखा है, मैंने वो भी लिख दिया है, तो एक बार रीड कर देता हूँ। सबसे पहले साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने फर्स्ट सेल के बारे में बताया था। मैंने यहाँ 1 सेल लिख दिया है, वो फर्स्ट सेल समझना है। ओके, दूसरा है एंटोन वॉन लीवनहुक, इन्होंने फर्स्ट लाइव सेल के बारे में बताया था। तीसरे हैं रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया था। चौथे हैं एम सचिलिडन, जो कि बॉटनिस्ट थे। टी स्वान जो थे वो जूलॉजिस्ट थे। दोनों ने मिल करके सेल थ्योरी दी थी, और टी स्वान ने अकेले सेल हाइपोथेसिस दी थी। अगर हम बात करें, एक साइंटिस्ट है रुडोल्फ व्रिचलो, जिन्होंने बताया था ओमिस सेलुला ई सेलुला। जिनका कहना था जो पूरा नया सेल आता है वो पुराने सेल के में से ही आता है, राइट। फिर है कैमिलियो गोल्गी, गोल्गी नाम से ही है तो समझ आ रहा होगा कि गोल्गी बॉडी इन्होंने ही दिया है। एक है सिंगर एंड निकोलसन, जिसका हमने देखा फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया था 1972 में, और उन्होंने कहा था कि जो फॉस्फोलिपिड होते हैं वो लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, और प्रोटीन वो जो होता है वो उसके ऊपर में आइसबर्ग का काम करता है, ऐसा हमने कहा था। अगर हम बात करें जॉर्ज पैलेडी की, तो उन्होंने राइबोसोम के बारे में बताया था। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अब हमारा जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों क्वेश्चन जो है नीट में आ चुके हैं, तो थोड़े से इंटरेस्टिंग है यार, क्वेश्चन का जवाब दे करके ही जाना। जो क्वेश्चन है ना वो नीट में आ चुके हैं, तो ट्राई करूँ। एक मैं बताता हूँ, जो पॉलीजोम इज अ चेन ऑफ, बताओ यार किसका चैन था? पॉलीजोम मैंने बताया था ना, ये राइबोसोम से रिलेटेड है बिल्कुल। तो ये राइबोसोम और mRNA जब मिलते हैं तब बनता था पॉलीजोम, तो यहाँ आंसर जाएगा राइबोसोम को। हाँ यार, अगर नहीं पता ना तो लेक्चर को रिकैप करो और देख लो, हालांकि याद ही होना चाहिए। ओके, बाय।